हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन सर स्वागत करता हूं आप सभी का गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट के लेक्चर 3 को देखने के लिए जा रहे हैं। इसके पहले आपको दो लेक्चर क्लास में आपने ठोस को वर्गीकृत किया, दो प्रकार के ठोसों को पढ़ा, एक क्रिस्टलीय सॉलिड और दूसरा अक्रिस्टलीय सॉलिड। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। जैसा कि पिछले ही क्लास में हमने आपको बताया था, वर्गीकरण हर चीजों का वर्गीकरण का एक ना एक आधार होता है कि आप किसी भी पदार्थ को अगर बांट रहे हो उसका आधार क्या है। तो यही हमारा यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो सवाल यहां पे उठते हैं कि आप ठोसों का जो वर्गीकृत कर रहे हैं इसका आधार क्या है। तो यहां पे जो हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करने के लिए जा रहे हैं, इसमें आधार है हमारा उसके अंदर पाए जाने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल, यानी उनमें उपस्थित आकर्षण बलों के आधार पर हम आज की क्लास में क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करने के लिए जा रहे हैं कि इसके कितने सारे टाइप्स होते हैं, उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो समय न गवाते हुए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसे आपको जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किसके आधार पे, तो यहां पे हमने लिखा है बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किया जा रहा है और इसके आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। जी हां, ध्यान से समझना। किसी सॉलिड में उपस्थित बंधन बलों के आधार पर इस क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में विभक्त किया जा रहा है, जिसमें पहला हमारा पार्ट बन जाता है आयनिक ठोस, दूसरा हमारा बन जाता है धात्विक ठोस, तीसरा हमारा बन जाता है आणविक ठोस और चौथा हमारा बन जाता है सहसंयोजक ठोस। तो इन सभी के बारे में अभी थोड़ी बहुत जानकारी ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग अलग अलग सॉलिड्स के बारे में अलग अलग वीडियोस में पूरी डीपली अध्ययन करने के लिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको यहां पे दिख रहा होगा क्रिस्टलीय ठोस, इसका वर्गीकरण आपने जैसे ही किया तो क्रिस्टलीय ठोस को हमने अभी तुरंत बताया आपको, क्रिस्टलीय ठोस को वर्गीकरण जब आप करने जाते हैं उसके अंदर उपस्थित आकर्षण बलों के आधार पर ये 4 प्रकार के आपको क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिसमें नंबर 1 में यदि हम चर्चा करने के लिए जाएं, नंबर 1 हमारा जो क्रिस्टल आएगा पहला है आयनिक ठोस, दूसरा हमारा हो जाता है कौन से है यहां पे धात्विक ठोस मेटेलिक सॉलिड, तीसरा हमारा आणविक ठोस यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड और चौथा हमारा आ जाता है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। कंप्लीट। अब यहां पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहीं पे आणविक ठोस आपको 3 टाइप से दिखाई देंगे। एक हमारा हो जाता है पहला नंबर में अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरे नंबर में ध्रुवीय आणविक ठोस और वही तीसरे नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। फिर से मेरी बातों को समझिएगा। क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित बंधन के आधार पर हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं। किसी क्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित बंधन के आधार पर हम जब इन्हें विभक्त करते हैं तो हमें 4 प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जो मुख्य रूप से पहला नंबर में हमारा कौन सा आ जाता है, नंबर 1 में है हमारा आयनिक ठोस, नंबर 2 में है धात्विक ठोस, नंबर 3 में है आणविक ठोस और नंबर 4 में है सहसंयोजक ठोस। अब हम लोग एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। इनमें बेसिक इसका आइडियाज क्या है इसको पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां पे जरा गौर से देखो, आयनिक ठोस तो हमने पहले ही आपको बताया था किसी भी क्रिस्टल सॉलिड का जो निर्माण होता है इसमें जो उपस्थित पार्टिकल्स होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, वो या तो अणु होंगे या परमाणु होंगे या फिर आयंस होते हैं। फिर से समझना, किसी क्रिस्टलीय सॉलिड में या फिर किसी क्रिस्टलीय सॉलिड के निर्माण में जो अवयवी कण भाग लेते हैं
वे अवयवी पार्टिकल्स के रूप में आपको अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या फिर आयंस हो सकता है। अब यहां पे है हमारा आयनिक ठोस। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्रिस्टल जिसके अवयवी कण आयंस होते होंगे। आयंस, यदि मैं आयन के बारे में बात करूं तो आयन का मतलब कौन सा? धन आयन और ऋण आयन। यानी इसमें एक पॉजिटिव आयन होता होगा और दूसरा कौन सा हमारा होता होगा? नेगेटिव आयन होता होगा। NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब आपका सवाल होगा कि सर सोडियम क्लोराइड कैसे ये आयनिक कंपाउंड है या फिर इसके अंदर में कैसे आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं? तो इसके लिए हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग नामक एक चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें याद करो आपको बताया गया था आयनिक बंधन के बारे में बताया गया था, सहसंयोजक बंधन के बारे में बताया गया था, उपसहसंयोजक बंधन के बारे में बताया गया था। वहीं पे हम लोगों ने ध्रुवीय बंध को पढ़ा है और ध्रुवीय बंध को पढ़ा है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स को हमने पहले भी पढ़ा है। तो उसी के आधार पर ध्यान से समझिए। अगर वो टॉपिक आपका कमजोर रहेगा तो यहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसको भी मैं यहां पे डील करता चला जाऊंगा। जैसे समझो, अभी मैंने क्या बोला कि बंधन के आधार पे आप लोगों ने बांटा। तो कैसे बांटा? एक आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक। याद होगा सभी को। तो देखो तो यहां पे आयनिक वाला टर्म्स आ रहा है, सहसंयोजक वाला टर्म्स आ रहा है, हाँ या ना? दूसरा आयनिक, अब वहीं पे हम लोगों ने और भी कुछ पढ़ा था, ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक और ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। और वहीं पे आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी चर्चा किया था। तो यहां पे गौर कीजिए तो अध्रुवीय, ध्रुवीय, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिल रहा है। तो हमने पहले ही आपको बताया किसी क्रिस्टल में उनमें उपस्थित बंधन के आधार पे जो आप इसको वर्गीकृत कर रहे हैं, उसी के आधार पे हम लोगों ने 4 प्रकार से बांटा। तो पहला हम लोगों ने समझा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में जो अवयवी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? आयंस। आयन हमारे पास में कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक धनायन या फिर ऋणायन। अब इसको भी जरा गौर से समझना, कैसे धनायन और कैसे ऋणायन। इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या लिया था? सोडियम क्लोराइड। तो ध्यान देना, सोडियम क्लोराइड के बारे में यदि मैं चर्चा करता हूं, यहां पे आपके पास में एक सोडियम है, दूसरा कौन सा है? क्लोरीन। हमने तो यहां पे आयंस के बारे में चर्चा कर लिया है। सोडियम का यदि आप परमाणु क्रमांक देखने के लिए जाते हो, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, वहीं इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा और वहीं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। कंप्लीट। यदि इन दोनों के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा किया जाए, तो सोडियम के बाहरी कक्षा में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। वहीं पे अगर क्लोरीन के बारे में चर्चा की जाए, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि सोडियम पे जो होगा हमारा धनावेश होगा, 1 इकाई धनावेश, वहीं क्लोरीन पे जो होगा इकाई ऋणावेश है। और इसी के बाद यहां पे जो निर्माण होगा जिस कंपाउंड का, उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो यहां पे तो आप लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया कि सर सोडियम क्लोराइड के निर्माण में आयंस भाग ले रहे हैं। कौन से आयन? कैटायन एंड एनायन, यानी धनायन तथा ऋणायन। तो ये यौगिक हमारा कौन सा यौगिक कहलाएगा? आयनिक यौगिक। ध्यान से समझना, ये यौगिक हमारा कौन सा यौगिक होगा? आयनिक यौगिक। यह किस अवस्था में पाया जाता है? तो यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसलिए हम इसे आयनिक ठोस के रूप में वर्गीकृत कर रहे हैं। कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि आयनिक सॉलिड में हमने NaCl का जो एग्जांपल लिया था वो क्यों लिया था। समझ में बातें आई। फिर अगला टॉपिक के बारे में यदि मैं चर्चा करूं, दूसरे नंबर में है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, ध्यान समझना, इसके अवयवी पार्टिकल्स। अब इसके बारे में मैंने क्या पढ़ा कि इसके जो अवयवी पार्टिकल्स होंगे, इसके अवयवी पार्टिकल्स कौन से होंगे? आयन होंगे। और वहीं पे यदि मैं धात्विक ठोस के बारे में चर्चा करूं, अब इसके अवयवी पार्टिकल्स के बारे में देखा जाए तो यहां पे इसके अवयवी पार्टिकल होंगे धात्विक परमाणु। धात्विक परमाणु
तो यहां पे ध्यान से समझना, धात्विक परमाणु, तो परमाणु से रिलेटेड यहां पे हमको क्या समझ में आ रहा है, तो आपने पहले ही पढ़ा है, जब दुनिया में जितने भी सारे पदार्थ हैं, गौर करना सभी, यहां पे हम लोगों ने पढ़ा है पदार्थ, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उसका निर्माण छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से होता है। कंप्लीट। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सर पदार्थ, ये पदार्थ का वर्गीकरण आपने किया था दो ढंग से, एक था हमारा अवस्था के आधार पे, अवस्था के आधार पे, दूसरा था बनावट के आधार पे। अवस्था के आधार पे आपने बांटा था किसमें किसमें, तो ध्यान रखना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वही बनावट के आधार पे आपने बांटा था तत्व, यौगिक और मिश्रण। ध्यान से समझना है। अभी हम लोग बात किसके बारे में करने के लिए जा रहे हैं, तो यहां पे ध्यान रखना है, हम लोग जो बात करने के लिए जा रहे हैं इसमें कौन से टर्म्स के बारे में हम लोगों का टॉपिक आया हुआ है, चलिए सॉलिड के कौन से पार्ट के बारे में, तो धात्विक ठोस के बारे में। और अभी हमने समझा कि धात्विक ठोस वे ठोस होते हैं जिसके अवयवी पार्टिकल्स धात्विक परमाणु होते हैं। तो इसी धात्विक परमाणु को मैं पहले विस्तार से बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। अब ये धात्विक परमाणु के बारे में अभी मैंने क्या समझा कि पदार्थ का वर्गीकरण आपने दो ढंग से किया, अवस्था और बनावट। अवस्था के आधार पे तीन टाइप्स आपको मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वहीं पे यदि मैं बात करूं बनावट के आधार पे, तो तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व के बारे में समझना, यही जो आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हमारा क्या है, तत्व है। इसकी संख्या भी लगभग कितनी है, 118। इसकी संख्या लगभग कितनी, 118। ये जितने भी तत्व हैं, ध्यान से समझिए, इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, ये जितने भी तत्व हैं, इसका जो सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल्स होगा वो हमारा कहलाता है परमाणु। ये क्या है, परमाणु। अब जब ये तत्व 118 है, इसका सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल परमाणु है, इसी तत्व को आप आगे बांट देते हो किसमें, धातु, अधातु और उपधातु में बांटते हैं हम लोग। यही तत्व हमारा बट जाता है आगे चल करके धातु, अधातु और उपधातु में। यानी ये 118 तत्व जो है, इसका छोटा से छोटा पार्टिकल हमारा परमाणु है। और जब हम तत्व को बांट रहे धातु, अधातु और उपधातु में, तो क्या धातु, अधातु और उपधातु का भी छोटा से छोटा पार्टिकल तो परमाणु ही होगा ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां पे तो कोई ज्यादा लोचा है ही नहीं। हम लोगों को ये सभी को पता है कि धातु, सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अपवाद के रूप में हमारा कौन सा है, Hg यानी पारा। अब जो धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, तो उसका जो पार्टिकल्स होगा, छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होगा, वो भी तो सॉलिड ही होगा ना। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपने नाम क्या दिया, परमाणु। तो हम यह कह सकते हैं जो धात्विक ठोस होते हैं उसके जो अवयवी कण होते हैं वे होते हैं धात्विक परमाणु। कंप्लीट हो जाता है। अब एक बात समझना, जब धात्विक परमाणु होंगे तो उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी ज्यादा मजबूत होगा। जब वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स मजबूत होगा तो द्रवणांक तथा क्वथनांक क्या हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं। तो हम यहां पे यह भी कह सकते हैं कि सर धात्विक ठोस का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। यह भी हमारा सवाल यहां से बन सकता है। तो चलिए इसी के आधार पर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर तीसरा, आणविक ठोस। अभी मैंने पढ़ा आणविक ठोस का जो अवयवी कण होगा ये क्या होगा, आयन। धात्विक ठोस का जो होगा ये कौन सा होगा, तो धात्विक परमाणु। वहीं आणविक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, जो अवयवी पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारा कौन सा होगा, तो याद रखना अणु। ये कौन सा होगा हमारा, अणु। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि आप लेना चाहो तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं, कौन सा ले सकते हैं आप, हो सकते हैं H2 ले लो, या फिर Cl2 ले लो, या फिर H2O ले लो, या फिर HCl ले लो। यहां पे ध्यान से समझिए, हम लोगों ने H2 लिया, Cl2 लिया, H2O लिया, Cl2 लिया, HCl लिया। ये कैसे कैसे, तो आप यहां पे गौर से समझो। पहले आणविक ठोस, इसके अवयवी पार्टिकल्स कौन होंगे, तो अणु होंगे। ये आणविक ठोसों को जब आप वर्गीकृत करते हैं तो ये कितने प्रकार के ठोस हमको प्राप्त होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, तो पहला नंबर हमारा हो जाता अध्रुवीय।
तो यहां पे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कौन सा, तो ध्यान रखना H2 या फिर Cl2, ये हमारा अध्रुवीय सहसंयोजक बंध का एग्जाम्पल है। फिर हमने एग्जाम्पल में लिया है कौन सा, HCl, ये हमारा ध्रुवीय ठोस है। वहीं पे यदि बात किया जाए H2O, तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, वे कंपाउंड के बारे में हमने चर्चा किया। मतलब बात समझ में आ गया। यहां पे ये समझ में आया कि जो आणविक ठोस होते हैं उसके अवयवी पार्टिकल्स कौन होंगे, अणु होते हैं। और अगला हमारा पार्ट, जो लास्ट पार्ट हमारा बचा हुआ रह जाता है, ये कौन सा, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, यानी वे ठोस जिसके परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, वे सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। अब सवाल उठते हैं कि परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंधन पाया गया तो हम उसको सहसंयोजक ठोस कह सकते हैं, लेकिन नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं, क्योंकि करती है, इसी के कारण से हम इसे नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। समझ में आ गई यहां तक बातें। अब हम लोग एक एक करके आयनिक ठोस क्या है, धात्विक ठोस क्या है, इसके गुण क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।